हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम ट्वेल्थ मैथ्स के चैप्टर सदिश बीजगणित की एक्सरसाइज 10.4 को करेंगे। ये इसका पार्ट 1 होगा। इसमें सारे बेसिक्स क्लियर करेंगे और इसका कॉन्सेप्ट समझने के बाद इस एक्सरसाइज को के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। मैं सारे क्वेश्चन कराता हूँ, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ और इसके बाद में यदि आपकी कोई बात समझ में नहीं आती तो आप मेरे से कुछ पूछ भी सकते हैं, सब कुछ नहीं है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। दो सदिशों का सदिश गुणनफल। वीडियो को पूरा देखें और पूरा लाभ उठाएं। अभी जो 10.3 हमने किया था उसमें अदिश गुणनफल था, यहाँ सदिश गुणनफल है। तो इसको कहते हैं वेक्टर में प्रोडक्ट ऑफ टू प्रोडक्ट्स, या इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो समझिए, दो शून्येतर सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का सदिश गुणनफल क्या होता है। शून्येतर मैंने बताया है आपको कि क्या होता है। शून्येतर मतलब जो शून्य के इक्वल ना हो, ना तो ए हो ना बी हो। तो तब इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण गुणा में होते हैं, गुणनफल होता है इंटू साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर एन। क्या क्या ये चीज़ होती है इसको समझिए। यहाँ जो थीटा होता है वो दोनों सदिशों के बीच का कोण है और ये थीटा या तो 0 के इक्वल होगा या पाई के इक्वल, अथवा इन दोनों के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है। यहाँ जो यूनिट वेक्टर एन है वो एक मात्रक सदिश है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी पर लंब है। तो ये चीज़ आपने समझी। अब इसके परीक्षण को आप समझिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसके बारे में फुल डिटेल आप समझिए। वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो प्रोडक्ट होता है या क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो एक सदिश होता है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0, तो ए और बी क्या होता है यहाँ पे समांतर होता है। अदिश में आपने पढ़ा होगा डॉट में क्या होता है, वो लंब होते हैं और यहाँ पर ये समांतर होता है। तो दोनों को दोनों एक प्रकार से याद भी कर सकते हैं, दोनों को एक जगह रख के। ठीक है। थीटा 0 है तो क्रॉस 0 होगा, थीटा पाई है तो क्रॉस 0 होगा, थीटा पाई बाई 2 है तो क्रॉस क्या होगा, ए का परिमाण और बी के परिमाण का गुणनफल के बराबर होगा। क्योंकि साइन पाई बाई 2, देखो यहाँ पे कैसे हुआ कि साइन 0 का मान 0 होता है और साइन पाई का मान भी 0 होता है, लेकिन साइन पाई बाई 2 का मान 1 होता है। तो यहाँ जब गुणा 1 होगा तो ये मान आ जाएगा। आई प्रोडक्ट आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, इसका मान 0 होता है, लेकिन डॉट में इसका मान 1 होता है। अगर यहाँ डॉट होते हैं तो इनका मान 1 था, लेकिन यहाँ 0 है। अब इस चीज़ को दूसरी इसमें समझिए, क्रॉस में आई जे का क्रॉस के इक्वल, जे के क्रॉस आई, के आई क्रॉस जे, मतलब तीन चीज़ होती है आई जे के। तो आई प्रोडक्ट आई क्रॉस जे के आई और के आई जे, ऐसा भी कह सकते हैं। अगर इसको जे आई करना चाहें तो देखो जे आई बराबर के नहीं होगा, माइनस के होगा, क्योंकि देखो ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए होता है, यह क्रम विनिमय नहीं होता। तो इसलिए अगर कहीं जे आई हो तो माइनस के होगा, आई जे होगा तो के होगा, के जे होगा तो माइनस आई और जे के होगा तो आई, के आई होगा तो जे और आई के होगा तो माइनस जे। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी पड़ेगी। साइन थीटा बराबर क्रॉस ऊपर और नीचे परिमाणों का गुणनफल। थीटा यहाँ से ज्ञात करना चाहें तो साइन इनवर्स को इधर ले आएंगे, ऊपर क्रॉस और नीचे दोनों परिमाणों का गुणनफल। क्रम विनिमय नहीं होता, ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। एक ही ये भी यूजुअल रहेगा, आपको इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी कि ए क्रॉस ए क्या होता है 0 और ए क्रॉस माइनस ए भी 0 ही होता है। अगर कहीं ऐसे आ जाए कि बी क्रॉस बी तो वो भी 0 ही होता है। समान सदिश होने पर उनका जो क्रॉस होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये बात हुई। अब इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए। एक त्रिभुज हमें दिया है, यहाँ एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है। तो ये जो संलग्न भुजाएं दिखी हमें ए से, ए सी ये वेक्टर ए मान लिया और यहाँ से ए बी ये वेक्टर बी मान लिया।
तो जब इस प्रकार से दो वेक्टर दिए हों तो हम यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ किसका, इसके जो प्रोडक्ट होते हैं, किसका प्रोडक्ट, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट का परिमाण जो होता है उसका आधा अगर कर दें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाता है। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल थोड़ा सा समझ लो इसको, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम यहाँ से भी तो निकाल सकते हैं अगर हमें ये भुजा और ये भुजा पता हो, मतलब हमें लंब और आधार पता है, तब भी तो निकलता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालते हैं, देखिए अगर हम त्रिभुज ए सी डी में देखें, त्रिभुज ए सी डी में तो लंब बटे कर्ण मीन्स सी डी अपॉन ए सी बराबर साइन थीटा होगा, समझ गए। और सी डी यहाँ से निकालें तो क्या हो जाएगा, ए सी साइन थीटा हो जाएगा। और ए सी तो हमने यहाँ पे मान रखा है, क्या है, ए सी तो वेक्टर ए है, तो ये बनेगा। तो देखिए सी डी बराबर ये बन जाएगा। अब इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ी, अभी तो हमने कुछ लिखा नहीं, तो देखिए लिखेंगे 1/2 गुणा लंब सी डी या आधार कह सकते हैं पहले, ए बी गुणा सी डी, कुछ भी आगे पीछे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो ए बी है ये वेक्टर बी है, तो इसका परिमाण हमें चाहिए होता है सी डी में, देखो इंटू करके लिख देंगे। ये चीज़ सी डी ये मैंने पहले ही निकाल दी है, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। ये दोनों इक्वल होते हैं आपस में, तो ऐसे कह सकते हैं अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर या तो प्रोडक्ट कर दो और उसका परिमाण निकाल दो, अथवा 1/2 ये हुआ, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होते हैं आपस में। अब इसके बाद आता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यदि ज्ञात करना होता है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए एक समांतर चतुर्भुज को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हुआ ए बी सी और बी, यहाँ एक लंब डाल देते हैं ए ई। यहाँ जो ए डी है वेक्टर ए और जो ए बी है वो वेक्टर बी, ऐसे करके इसको मान लेते हैं, ठीक है। तब देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है इन दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के परिमाण के। अगर हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अलग तरीके से ज्ञात करें, कौन सा तरीका, परंपरागत, जैसे हम सूत्र लगाते थे कि लंब गुणा आधार, तब ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। लंब है डी ई और आधार है ए बी, ठीक है। तो ए बी की जगह बी और डी ई की जगह वही ए साइन थीटा, इसे इधर या इसे इधर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ का अंतर हमें नहीं करना है, यहाँ प्लेसिंग में कोई चेंज नहीं कर सकते। ए पहले है तो पहले रहेगा, बी पहले है तो पहले रहेगा, लेकिन बी हमेशा बाद में रहना है, ध्यान में इसको रख के चलना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल के दो सूत्र आप लगा सकते हैं, या तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट करके परिमाण निकाल दो, या इनके अलग अलग परिमाण निकाल के इंटू साइन थीटा कर दो। अगर साइन थीटा की वैल्यू दी है तब की बात है, नहीं तो ये रहेगा ही, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, ठीक है ना। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। अब इसके बाद एक इसमें आप समझ सकते हैं योगफल का वितरण नियम। देखिए मैं इसमें कुछ नहीं छोड़ना चाह रहा हूँ, योगफल पर वितरण नियम, क्योंकि तुम्हें अभी एग्जाम नहीं देने हैं, केवल अभी नहीं देने हैं, आपको इसके बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देने हैं, तो उन सब में इसकी ज़रूरत पड़ती है। इस प्रकार से अगर कहीं है
तो देखिए ये वितरण कैसे होता है इसका, इसका बी में भी होता है क्रॉस प्रोडक्ट, प्लस करके बीच में इसका सी के साथ भी होता है, ये चीज़ हुई है ना। एक और इसमें समझिए कि लैम्डा अगर बाहर है, ये मैंने अदिश में भी बताया था, तो इस प्रकार से बन जाता है ना। ए के साथ भी अलग आ सकता है और बी के साथ भी अलग आ सकता है, तो इस प्रकार से ये चीज़, तो ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं इसमें। और बस अब एक और, हाँ एक और चीज़ रह गई, उसको क्लियर कर लेते हैं। देखो अब देखिए हम सूत्र तो रखते आ रहे हैं, सूत्र तो हम जान गए कि भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हाफ इसका प्रोडक्ट का परिमाण निकाल देंगे और समांतर चतुर्भुज क्या कर देंगे, लेकिन इसको निकालेंगे कैसे, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए समझिए कि एक वेक्टर है, मान लीजिए a1i प्लस a2j प्लस a3k करके, एक वेक्टर b मान लिया b1i प्लस b2j प्लस b3 करके। तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो ये होता है, एक सारणिक होता है आई जे के, और इसके जो अवयव हैं a1 a2 a3 एक सीक्वेंस में, b1 b2 b3 एक तीसरी रो में, मतलब दूसरी रो में पहले सदिश का, तीसरी रो में दूसरे सदिश का, और सबसे पहली रो में आई जे के। फिर इसका हम निकाल देते हैं मान सारणिक का, तब जाके आंसर यहाँ से बन जाता है। लेकिन ये आता कैसे है, थोड़ा इसको भी समझ लें, अगर ये समझना चाहते हैं ध्यान से समझिए। देखिए इसके इक्वल ये कैसे आएगा, तो ये ए की जगह मैं ए का मान रख रहा हूं, वेक्टर ए का, क्रॉस वेक्टर बी का मान रख रहा हूं, देखिए a1 i की किसके साथ होगी, 100 के साथ होगी, तो a1 b1 i ऐसे करके, फिर a1 b2 i j, a1 b3 i k, फिर a2 की तीनों में a2 j है फिर i है, तो a2b1 है पहले, तो a2b1 j i, a2b2 j j, a2b3 j k, फिर देखो a3 की a3b1 k i, सीक्वेंस चेंज नहीं करेंगे अभी, a3b2 k j और a3b3 k k। अब आप समझिए कि यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो और यहाँ भी जीरो रखेंगे, चूंकि आई प्रोडक्ट आई जीरो, जे जे भी जीरो और के भी जीरो, रखो जीरो, तो ये हुआ जीरो प्लस a1b2 आई जे, a1b3 आई के, प्लस a2b1 जे आई, प्लस ये तो जीरो हो जाएगा पूरा का पूरा, प्लस a2b3 जे के, प्लस a3b1 के आई, यानी यहाँ आएगा, प्लस a3b2 के जे, और प्लस इसकी जगह भी जीरो। अब इसे करेंगे, सही क्रम में लगाएंगे, यहाँ आई जे है तो a1b2 आई जे मैं एक साथ लेता हूँ, फिर देखिए जे आई को मैं आई जे बनाना चाहता हूँ तो माइनस बन जाएगा a2b1 आई जे, फिर लो आई जे ले लिया, जे के देखो कहाँ है, जे के यहाँ है और यहाँ है, तो a2b3 जे के, अगर मैं के जे को भी जे के बनाना चाहता हूँ तो माइनस आ जाएगा जे के, ये भी हुआ। अब फिर क्या बचा, के आई, तो के आई देखो
यहाँ है के आई, इसे ले लूँगा A3B1 के आई, और इससे बनाना चाहें के आई तो ये भी माइनस हो जाएगा के आई। ठीक है, देखो अभी काम कर लो, आई जे की जगह क्या रखोगे के, बिल्कुल सही। तो A1B2 माइनस A2B1 कॉमन लेके और इसकी जगह रख लो के। फिर यहाँ भी जे के कॉमन लेके जे के की जगह आई रखा जाएगा, तो I2B3 माइनस A3B2 आई। फिर प्लस यहाँ के आई की जगह जे रखेंगे, A3B1 माइनस A1B3 आई। के आई है ना, जे रखा जाएगा, जे। सीधा कर लो इसको लिख सकते हैं A2B3 माइनस A3B2 आई माइनस आई, पहले भी लिख सकते हैं तो पहले लिख लो, फिर प्लस जे, ये रहा A3B1 माइनस A1B3, और फिर प्लस इसको के वाले को लिखो पहले A1B2 माइनस A2B1। ये चीज़ आई। अगर हम इस प्लस जे को माइनस जे कर लें, देखो जब मैं करा ही रहा हूँ तो पूरा ढंग से समझो, माइनस जे कर लिया मैंने तो ये अंदर के चेंज हो जाएंगे, जब प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, और बाकी चेंज नहीं करेंगे। अब ऐसा चेंज किया क्यों, देखो ये वैल्यू एक सारणिक से आती है। कौन सा सारणिक से, देखो आई जे के, यहाँ अगर मैं रखूँ A1 A2 A3 B1 B2 B3, देखो सेम मान अगर हम इस सारणिक का मान खोलें तो ये आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो प्रोडक्ट होता है, जो परिमाण होता है, वो इसके बराबर होता है। बस ये चीज़ समझनी है। अच्छा, परिमाण नहीं, परिमाण तो फिर करना पड़ेगा बाद में। ये वेक्टर आता है, प्रोडक्ट करके एक वेक्टर आएगा, जो भी आएगा यहाँ से सारणी का मान निकाल के। ठीक है, तो बस एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेक्टर ए दिया है आई माइनस 7J प्लस 7K, वेक्टर बी भी दिया है, और देखो यहाँ से पहले तो हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे, आई जे के। तरीका क्या होता है ये समझना है। आई जे के लिखा, एक सारणिक बना रहा हूँ मैं यहाँ, देखो। फिर यहाँ आई का 1, यहाँ -7 और यहाँ प्लस के साथ, फिर यहाँ 3, यहाँ -2 और यहाँ का ये 2, ये ऐसे हो जाता है। और फिर इसका मान तो निकालना आप जानते ही हैं, कैसे, देखो आई इंटू ये छोड़ के इन दोनों की गुणा -14, फिर माइनस इन दोनों की गुणा -14, और फिर माइनस जे, फिर माइनस होता है जे, इन दोनों की गुणा 2 एकम 2 -7 × 21, और के में देखो इन दोनों की गुणा माइनस इन दोनों की गुणा -21। तो देखिए आया, ये तो 0 बन जाएगा, ये आएगा माइनस माइनस प्लस के 19J, और यहाँ ये भी प्लस के 19 के आएगा। अब अगर हमें इसका प्रोडक्ट का परिमाण ज्ञात करना है तो क्या करते हैं, इसका जे, एक्स तो है ही नहीं, खैर आई तो है ही नहीं, जे है के है, तो अगर इसको भी मानते हैं तो 0 + 19² + 19² बराबर यह आ जाएगा 19√2। कैसे, तो ये 2 19² हो जाएंगे, है ना, और 2 तो वर्गमूल में रहेगा, 19² बाहर निकल जाएगा, तो 19√2 आंसर आ जाएगा, बहुत आसान से। अब सदिश 2 दिए हैं, a + b और a - b की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना है। a और b यहाँ दिए हैं, तो a 3i + 2j + 2k, वेक्टर b i + 2j - 2k, ये दिया है। हमें पहले निकालना है a + b, तो 3i + 2j + 2k
प्लस आई प्लस 2j माइनस 2k। 3 और 1 4 आई, 2 2 4j, और ये तो खैर 0 बच गया, तो इतना ही आएगा ये। इसमें देखो माइनस करेंगे तो माइनस करके अंदर के फिर चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। तो अगर चिन्ह परिवर्तित करने हैं, सही से घटाना है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे सबसे पहले, नहीं तो इसमें गलती की संभावना, चांस ज़्यादा बन जाता है। माइनस आई, अब इसको खोलेंगे तब जाके ठीक हो जाएगा। 3 में से 1 गया 2 आई, 2j में से 2j गया 0, और ये 2 के 2 के 4 के, ये आ गया। अब हमें करना है कि लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना। देखो लंब दिशा में कैसे करेंगे, इसका पहले प्रोडक्ट निकालेंगे, ये और माइनस में प्रोडक्ट निकालो, तो आई जे के। देखो शुरू वाले में क्या लिखेंगे, 4 और 4, फिर 0, क्योंकि के तो है ही नहीं, यहाँ जे नहीं है, तो 2 0 4, ये ऐसे लिखा जाएगा। इसका सारणिक और सारणिक का मान निकाल दो, ये हो जाएगा आई इंटू ये छोड़ो 16 माइनस 0 माइनस जे इंटू ये होगा, ये छोड़ो 4 16 माइनस 0, ये भी 16 माइनस 0, प्लस के, ये छोड़ो 0 माइनस 8, ये हो जाएगा 16 आई माइनस 16j माइनस 8k, ये बना। अब हमें ज्ञात करना है a प्लस वेक्टर b और वेक्टर a माइनस वेक्टर b की लंब दिशा में मात्रक सदिश, लंब दिशा में मात्रक सदिश, ये ज्ञात करना है। देखो जब हमें ये ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, a प्लस बी जो भी आया, प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, ये हमने ज्ञात कर लिया है, अपॉन में प्लस a माइनस बी, इसको हम यही कहें, है ना, इसका परिमाण निकाल देंगे नीचे, ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट और नीचे क्रॉस प्रोडक्ट का परिमाण, जो कि यही निकल जाएगा। देखिए इसका मान आया है, हम अभी लाए हैं 16 आई माइनस 16j और माइनस के 8k, नीचे में वर्गमूल में ले आएंगे, ये भी जो भी है, क्योंकि हमें इसका परिमाण चाहिए, इसी का तो चाहिए, तो 16 का वर्ग माइनस 16 का वर्ग और माइनस के 8 का वर्ग बाहर रहेगा, 16 आई माइनस 16j माइनस 8k, वर्गमूल में 16 का वर्ग, इसका भी प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा, तो ये आएगा, जोड़कर देखो कितना आएगा, ये 512 और 4 16 76, 576 आएगा, 576 का वर्गमूल। ऊपर है 16 आई माइनस 16j माइनस 8k, 576 किसका होता है, तो 24 का होता है वर्गमूल, है ना, 24 का वर्ग होता है, ये कहो कि 576 का वर्गमूल 24 होता है, तो 16/24 आई माइनस 16/24j प्लस, सॉरी माइनस ही है, ये भी 8k अपॉन ये भी 24, तो 8 दूनी 16 8 थे 24, 8 दूनी 16 8 थे 24, 8 कम 8 8 थे 24, तो 2/3 आई माइनस 2/3j माइनस 1/3k, तब ये आंसर आपका बन जाता है। लेकिन एक चीज़ इसमें करनी होती है कि इस प्रकार हमें इसमें, क्योंकि वर्गमूल आता है, वर्गमूल के लिए प्लस माइनस हमें पहले ही देना पड़ता है, ये चीज़ भी इसमें याद रखेंगे आप यूनिट वेक्टर निकालने के लिए। तो ये चीज़ मैं बाद में इसलिए बता रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ये बाद में इसे ही सोचते रहोगे कि क्यों आया, कैसे आया,
क्योंकि जब वर्गमूल करते हैं किसी कोई वैल्यू तो प्लस माइनस में आती है, इसलिए प्लस माइनस पहले लेके चलते हैं। ये आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए आई के साथ π/3, जे के साथ π/4 और के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है तो वेक्टर ए का मान ज्ञात कीजिए और इसकी सहायता से वेक्टर ए के घटक भी बताइए। तो घटक बताना कोई मुश्किल नहीं, बस पहले तो वेक्टर ए ज्ञात करो। वेक्टर ए ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना वेक्टर ए इस प्रकार से मानेंगे, देखो a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये होगा। अब ये है मात्रक सदिश, ये भी ध्यान रखना है कि ये मात्रक सदिश है। वैल्यू मीन्स इसकी एक है, इसका परिमाण एक है, तो भाई इसका परिमाण ज्ञात कर दो। चलो जी, इसका भी a1i प्लस a2j प्लस a3k किसके बराबर है ये, इसका परिमाण एक के बराबर है, ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखिए i के साथ π/3 कोण बना रहा है, i के साथ में देखो तो a1i a2j और a3k। i के साथ में कोण क्या बना रहा है, देखो a1 परिमाण और i का परिमाण। भाई इसकी जगह सीधा मैंने a लिख दिया ना, देखो पूरा ये इसकी जगह यहाँ सेम लिख दिया क्योंकि इसका मान पता है ना हमें, एक है कोस π/3। तब देखिए जब इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो केवल a1 आएगा, j और k तो है ही नहीं, तो a2 a3 तो आएगा ही नहीं। यहाँ पे इसका मान एक, इसका मान भी एक, और इसका मान cos π/3 का मान होता है 1/2। तो यहाँ पे जो a1 आया है 1/2 आ गया, सिंपल। अब दोबारा से पुनः किसके लिए, j के लिए, j के लिए ये किया था हमने, किसके लिए, i के लिए। देखो j के लिए करना है तो a1i प्लस a2j प्लस a3k, j के लिए देखो सोच के बराबर, ये तो सेम रहेगा, ये रहेगा, और कोस थीटा बदल जाएगा π/4 है, इसकी गुणा इसके साथ, तो ये केवल a2 आएगा इधर से, और इधर से देखें तो ये एक, ये भी एक, और ये कोस π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो यहाँ से a2 आ गया 1/√2। दो मान निकल गए, एक मान कहाँ से निकलेगा, देखो क्योंकि देखो यहाँ पे तीसरे का एंगल नहीं दिया, तीसरा तो केवल थीटा बोला है, तो हम यहाँ से नहीं निकाल सकते क्योंकि वेक्टर ए का जो परिमाण है वो एक है। और जब हम इस सूत्र के अनुसार निकाल लें अपने, तो ये बन जाएगा a1² प्लस a2² प्लस a3², इसका वर्गमूल एक, a1 की जगह 1/2, a2 की जगह 1/√2, और a3 हमें नहीं पता, ज्ञात करना है वो, तो 1/4 1/2 प्लस a3² इक्वल टू 1। a3² ले लो तो इसे दोनों को उधर ले लो माइनस में, सरल कर लो, 2 और 4 का लगो तुम 4, 4 - 2 - 1 यानी कि 4 में से 3 गया 1/4, a3 आया 1/√2, ये भी 1/√2 आ गया a3। जब हमें तीनों मान ज्ञात हो गए तो अब हम सदिश ज्ञात कर सकते हैं। वेक्टर ए इक्वल टू ये था, देखो याद करो ये था ना, तो बस हमें a1 का मान रखना है 1/2i, a2 का 1/√2j और a3 का 1/√2k, ये आ गया। अब हमें इसके घटक ज्ञात कर रहे हैं, घटक सदिश भी और अदिश भी। अदिश घटक हैं यही तीनों, और सदिश घटक अगर निकालने हैं तो दोनों लिख देना आप, अगर अलग अलग पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये कैसे घटक हुए, सदिश। और अदिश अगर पूछ ले तो अदिश है 1/2, 1/√2 और 1/√2, तो दोनों में से जो पूछे वो बता दो। लेकिन बस मेन है इसमें इस वेक्टर को निकालना, अगर वेक्टर निकालना आ गया तो फिर तो घटक के तो कोई भी दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
देखिए यहाँ दिया है इसने वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू, ये सिद्ध करना है तो हम इसकी लेफ्ट साइड ले लेते हैं और सिद्ध करना शुरू करते हैं। देखिए इसका इसके साथ लेंगे प्रोडक्ट, फिर इसी का बी के साथ लेंगे प्रोडक्ट, फिर माइनस बी का लेंगे ए के साथ प्रोडक्ट, फिर माइनस बी का बी के साथ भी लेंगे प्रोडक्ट। ए प्रोडक्ट ए की वैल्यू 0, बिल्कुल सही, याद आ गया आपके। और ये वैल्यू किसके बराबर, प्लस के, और इसका मान भी 0। अब ये रखा है तो लिखो चूंकि, सारी बात बताओ कि वेक्टर ए का प्रोडक्ट 0 होता है, वेक्टर बी का प्रोडक्ट भी 0 होता है, और वेक्टर बी का प्रोडक्ट माइनस वेक्टर बी वेक्टर ए के होता है। तो हमने क्या किया, इसकी जगह सीधा प्लस लिख दिया। तो ये है, ये बताना पड़ेगा और बताकर फिर आगे चलेंगे। एक ये हुआ, एक ये हुआ, कितने हुए, 2। देखिए आ गया राइट हैंड साइड, जो भी इसने पूछा था वो हमने ज्ञात कर दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, और अच्छे से आप पढ़ते जाएं, खूब मनोयोग से पढ़ें और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करें। ओके, थैंक यू।